हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो, हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों ने पिछली सीरीज में सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि भारत के संविधान में नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो मैं अगर आपको क्विक रिवीजन बताऊं तो हमने वहां पे पढ़ा था कि पार्ट टू बेसिकली बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। और इसमें हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल्स पढ़े थे। मैंने 2 प्रिंसिपल्स भी आप लोगों को बताए थे कि किस आधार पर नागरिकता प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एक ब्लड के बेसिस पर होता है और दूसरा होता है बर्थ के बेसिस पर। क्लियर हुआ। तो इंडिया में किस तरीके के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है वो भी मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई जो हमारा एक्यूजिशन होता है, नागरिकता को ग्रहण करना या नागरिकता का लॉस किस स्थिति में हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो संविधान है, हमने जो आर्टिकल्स पढ़े थे ना, 5 से 11 तक के जितने भी आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें मेनली क्या बात कही गई थी कि भाई 1950 के समय में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, यही चीजें उसमें बेसिकली बताई गई थी। उसमें यह नहीं बताया गया था कि भाई किस आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है या किन आधारों पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे संविधान ने संसद को अधिकार दिया है कि आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करे। संसद क्या करे, आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कानून बना सकती है नागरिकता के एक्यूजिशन के और लॉस के संबंध में। तो संसद ने क्या किया है, संसद ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया है 1955 में। ठीक है, तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन रिलेटेड टू एक्यूजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि इतना बड़ा संविधान बन चुका है, इतने सारे आर्टिकल्स इसमें हैं, 5 से 11 तक के आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, लेकिन उसमें एक्यूजिशन और लॉस के बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके लिए पार्लियामेंट को राइट दिया गया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए क्या किया है, सिटीजनशिप एक्ट बनाया है 1955 का। तो चलो इस एक्ट को पढ़ते हैं। तो देखो, इस एक्ट में मेजरली क्या बात कही गई है कि एक्यूजिशन किस आधार पर होगा और लॉस किस आधार पर होगा। तो देखो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है कि एक्यूजिशन और लॉस किन स्थितियों में हो सकता है। तो एक्यूजिशन के लिए 5 केसेस बताए हैं, 5 स्थितियां बताई गई हैं, और लॉस के लिए 3 स्थितियां हमें पढ़नी है। ठीक है, तो 5 आधारों पर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है और 3 आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता का हनन हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्यूजिशन के लिए सबसे पहला है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर भारत में जन्म होता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करनी होती है। ठीक है, ये जो चीज हमने फॉलो की थी कि भाई किसी भी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1987 तक अगर कोई भी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करनी होगी। लेकिन बाद में जाके इसको चेंज किया गया कि 1987 के बाद में 2003 तक ये चीज फॉलो की गई कि भाई अब जो भी बच्चे का भारत में जन्म होता है तो उसमें से उसके पेरेंट्स में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। लेकिन बाद में इसको फिर से चेंज किया गया। ये अमेंडमेंट्स हैं जो सिटीजनशिप एक्ट में 1955 में अमेंडमेंट लाए गए थे। जैसे एक सबसे पहला है 87 में लाया गया, फिर 2003 में किया गया। ठीक है, तो 2003 का क्या प्रोविजन था कि 2003 का ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसके पेरेंट्स में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा, इलीगल इमिग्रेंट्स ना हो। इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब है कि भाई भारत में ऐसे ही इनवैलिड तरीके से ना हो, आए हो। ठीक है, उनका वीजा पासपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, अगर समय उनका जितना भी ड्यूरेशन है उसके लिए अगर इंडिया में आए हैं, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उस स्थिति में उनको इलीगल इमिग्रेंट्स माना जाएगा। तो ठीक है, तो बाय बर्थ के आधार पर क्या कहा था, स्टार्टिंग में था कि भाई किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 87 में इसको चेंज कर दिया गया कि भाई उनके पेरेंट्स में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। लेकिन 2003 में से फिर से चेंज किया गया था कि किसी भी बच्चे के पेरेंट्स में से किसी एक का इंडियन सिटीजन और दूसरे का इलीगल इमिग्रेंट्स ना हो। ठीक है, तो उस आधार पर उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती थी। ठीक, क्लियर हुआ। अब दूसरा प्रोविजन है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब होता है वंश के आधार पर। ठीक है, या ऐसे समझो कि अगर ये जो ज्यादातर क्या है, ऐसे बच्चे जो भारत से किसी तरीके से बिलोंग करते हैं, लाइक उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से रिलेट करते हैं, लेकिन उस बच्चे का जन्म कहीं बाहर हुआ है तो उस स्थिति में वो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। 1992 से पहले ये था कि भाई उस बच्चे के पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। लेकिन 1992 के बाद में इसको चेंज किया गया कि भाई माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर एक भी इंडियन सिटीजन होता है तो उस बच्चे को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती थी। ठीक है, तो ये है बाय
डिसेंट या वंश के आधार पर नागरिकता। क्लियर हुआ। अब आता है बाय रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि भाई किन लोगों को, कौन लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो इसमें आता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि ऐसे लोग जो भारत से किसी तरीके से रिलेट करते हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन अभी वो भारत में नहीं है, तो उनको बोला जाता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्लियर हुआ। ठीक है। या ये जो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये इन लोगों के लिए है, जैसे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, इंडियन सिटीजनशिप मैरिड कर ली किसी ने, क्लियर, शादी कर ली है, आप जो इंडियन सिटीजन रहे हैं उनके माइनर चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये क्या है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता प्रदान करने का प्रोविजन करता है। ठीक है। चलो फिर आता है हमारे पास बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है देशीयकरण। ठीक है। देशीयकरण का मतलब है कि भाई ये मुख्यतः क्या है, ऐसे फॉरेनर्स को इंडियन सिटीजनशिप देने का तरीका है जो कुछ सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करते हो। जैसे कि वो क्या है कि भाई मतलब जब भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर आप कह सकते हैं जब भी उन्हें आवेदन करना है, तो आवेदन करने के 12 मंथ तक, आवेदन करने से पहले 12 महीने तक भारत में रहे हो, और उस 12 महीने से पहले 14 साल तक, ठीक है, इंडिया में परमानेंटली कह सकते हैं रहे हो। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, नेशनलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। साथ के साथ उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद आती है कि भाई जो लैंग्वेज है, हमारी 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, उनको एडुकेट समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और जो भी उनको रहने का इंटेंशन है वो उनका क्लियर होना चाहिए। तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या किया जा सकता है, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। क्लियर हुआ। बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि ऐसा कोई हिस्सा जो भारत का हिस्सा, मतलब जब 26 जनवरी 1950 को भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में भारत ने उसको एक्वायर किया है, ऐसी टेरिटरी जो बाद में भारत में मिली है, तो ऐसे उस टेरिटरी में रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकते हैं, और बनते ही हैं। जैसे आपको पौंडीचेरी है, या फिर आपके जो दमन दीव है, ये ऐसे बहुत सारे लैंड्स थे, टेरिटरीज थी, जैसे सिक्किम है, ये बाद में भारत में शामिल हुई हैं। तो इनको क्या किया गया था, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के जो ये सेक्शन है, इसके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई थी। ठीक है। तो क्लियर हुआ। एक्विजिशन के 5 तरीके होते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनके माध्यम से किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है। अब आता है हमारे पास लॉस। ठीक है। किन आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है या समाप्त हो जाती है। सबसे पहला आता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि भाई स्वेच्छा से उसने इस भारत की नागरिकता को त्याग दिया है, अब वो भारतीय नागरिक नहीं होना चाहता है, नहीं बनना चाहता है। ठीक है। तो इसे कहा जाता है रिनंसिएशन। यदि कोई फुल एज, मतलब अच्छी कैपेसिटी का व्यक्ति है, 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजनशिप को खुद से त्यागना चाहता है, तो रिनंसिएशन के प्रोसेस के थ्रू वो भारतीय नागरिकता से अपनी भारतीय नागरिकता को रद्द कर सकता है। फिर आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है स्वतः समाप्त हो जाना, कि ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो भारतीय नागरिकता उसकी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जांपल है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, इसने यूएसए की नागरिकता ले ली है, अब यूएसए गया, यूएसए में बस गया, जाके वहां की उसने पीआर ले लिया, परमानेंट रेजिडेंट वहां का हो गया है वो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो अब भारतीय नागरिक नहीं होगा, दैट मींस वो टर्मिनेट कर दिया गया है, उसकी नागरिकता को स्वतः ही खत्म कर दिया गया है। ठीक है। तो ये होता है टर्मिनेशन का प्रोसेस। अब आता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब होता है नागरिकता से वंचित करना। ठीक है। अगर भारत सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति ने, ठीक है, कोई फ्रॉड किया है, फ्रॉड से उसने नागरिकता हासिल की है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई है, तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है भारत सरकार। ठीक है। तो इस स्थिति को कहा जाता है डेप्रिवेशन। तो इस तरीके से सिटीजनशिप एक्ट क्या है, हमारे पास एक्विजिशन और लॉस के संबंध में कुछ प्रावधान बताता है। एक्विजिशन के 5 होते हैं केसेस, और लॉस के 3 तरीके होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये प्रीलिम्स में, या फिर आप कह सकते हैं कि अदर स्टेट एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगी प्री PYQ से, और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप वो सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आपके होंगे। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।